हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग से राधे राधे। मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी 94 और SC पॉइंट पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, करंट अफेयर से प्रिंस कुमार श्रृंखला के अंतर्गत आपको करंट अफेयर से संबंधित जो तथ्य हमारे पीसीएस और विशेष समीक्षा अधिकारी तथा समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षाओं को निशानाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण और आवश्यक होंगी। उम्मीद करता हूँ आज का करंट अफेयर से उस कड़ी में एक रामबाण सिद्ध होगा। तो क्या कुछ है खास, देखते हैं आज की करंट अफेयर्स में। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? CBDT के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी SBI के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे 3 आपराधिक कानूनों को राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? अफगानिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम क्या थी? ICC T20 विश्व कप 2024 ICC T20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन सा देश है? T20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन सा देश है? और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में किस बोर्ड ने बच्चों की शिक्षा मातृभाषा में हो विषय के एक परिपत्र जारी किया है? और पूर्व सैनिकों के कल्याण से संबंधित किस अभियान की शुरुआत हाल ही में की गई है? किस अभियान की शुरुआत की गई है? इन प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे। उम्मीद है कि ये प्रश्न हमारे पीसीएस और समीक्षा अधिकारी दोनों परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। इससे पहले वीडियो को शुरुआत करें इस मोटिवेशन के साथ। मंजिल मिलेगी, लड़ो तो सही, मंजिल मिलेगी, अड़ो तो सही। यानी लड़ना होगा, अड़ना होगा, मंजिल तभी प्राप्त होगी। जैसा कि आपने देखा, जो विश्व कप हुआ अभी हाल ही में, जिसका समापन हुआ विश्व कप 2024, इसमें भारतीय टीम ने जीता। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीकी टीम को अंतिम के ओवरों में हरा के जीत लिया। यानी जो कहावत है ना कि मंजिल मिलेगी, लड़ो तो सही, भारतीय टीम ने लड़ा। और अड़ो तो सही, यानी मंजिल तभी मिलेगी जब अड़ोगे। यानी भारतीय टीम अड़ी रही, अंत तक अड़ी रही और सफलता प्राप्त कर ली। दक्षिण अफ्रीका की टीम लड़ी तो, लेकिन अंत में वो अड़ नहीं पाई, अंत में वो हार गई। यानी हमें भी यही सीखना होगा, मंजिल मिलेगी, लड़ो तो सही, मंजिल मिलेगी, अड़ो तो सही। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, इसके क्लास की। आज की क्लास में देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण, सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट करते जाइएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, मनोज कुमार सिंह को, इसको मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? मनोज कुमार सिंह को बनाया गया है। इन्होंने दुर्गा शंकर मिश्र का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है? दुर्गा शंकर मिश्र जी का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो गया और 30 जून को इन्होंने शपथ ले ली है मनोज कुमार सिंह ने। मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश जिसे हम आज उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, यह 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। कब आया था? 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। इससे पहले ये यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। और यूनाइटेड प्रोविंस ये 1 अप्रैल 1937 से लेके 1950 तक जाना गया। 1 अप्रैल 1937 से लेके 1950 तक जाना गया। और इससे पहले ये आगरा और अवध प्रांत के रूप में जाना जाता था। आगरा और अवध प्रांत के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में जाना जाता था? आगरा और अवध प्रांत के रूप में जाना जाता था। आगरा और अवध प्रांत के रूप में जाना जाता था। उत्तर प्रदेश, जिसका 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। और जब उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया तो 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस पहले नाम से जानते थे। और यूनाइटेड प्रोविंस के पहले जो मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत जी थे। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत जी थे। और गोविंद वल्लभ पंत जो सागर है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। क्योंकि गोविंद सागर झील कहाँ पे है? गोविंद सागर जो है वो उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पे है? गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पे है? झील, ये झील है उत्तर प्रदेश में। और गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? 1860 में स्थापित होने वाला ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, 1960 में स्थापित होने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। और यह उत्तराखंड में, वर्तमान में किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। 1960 में स्थापित हुआ था गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीटों की संख्या है 403। विधान परिषद सीटों की संख्या है 100। विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 100। विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 100। और लोकसभा में कितने हैं? 80। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 80। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं?
राज्यसभा में कितनी है? 31। राज्यसभा में कितनी है? 31। विधान परिषद में जो नियुक्तियां होती हैं 1/6 राज्यपाल के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। किंतु उत्तर प्रदेश में 10 सदस्यों को विधान परिषद में राज्यपाल मनोनीत करता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार जो विधान परिषदें हैं, यानी विधान परिषदों की संरचना के बारे में जो अनुच्छेद 171 है, अनुच्छेद 171 में वर्णित है कि अनुच्छेद 171 में वर्णित किया गया है कि विधान परिषद में 1/6 सदस्यों की को मनोनीत राज्यपाल करेगा। किंतु उत्तर प्रदेश में यह 1/6 न होकर 10 सदस्य हैं, यानी 10 सदस्यों को मनोनीत राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल के द्वारा 10 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस और फिर आर्ट, साइंस, सोशल साइंस, लिटरेचर और सहकारिता यानी कोऑपरेटिव से संबंधित होते हैं। 5 क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। किससे होते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज विज्ञान। ठीक है, समाज विज्ञान से संबंधित होता है और साथ में सहकारिता भी इसमें शामिल है, जबकि राज्यसभा में मनोनयन के संबंध में सहकारिता को शामिल नहीं किया गया है। और साथ में जो 403 सदस्य विधानसभा सीट है, 403 विधानसभा सीट विधानसभा की संरचना के बारे में अनुच्छेद 171 में वर्णन किया गया है। विधान परिषद की संरचना के बारे में अनुच्छेद 171 में किया गया है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना के बारे में है। अनुच्छेद 169 विधान परिषद के सृजन और उपसाजन से संबंधित है, एवोल्यूशन से संबंधित, सृजन और उपसाजन से संबंधित है। यानी वर्तमान में विधान परिषदें जो हैं किन किन राज्यों में है, तो अम्बुक टी कोड याद रखेगा, AMBUKT, AMBUKT आंध्र प्रदेश, AM महाराष्ट्र, B बिहार, K कर्नाटक, U उत्तर प्रदेश, T तेलंगाना। अम्बुक टी कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। वर्तमान विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। इस तथ्यों को याद रखिएगा। विधान परिषद 403 है, विधान परिषद 403 है। सर विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 है। विधान परिषद 100 है। लोकसभा में 80 सदस्य हैं, राज्यसभा में 21 सदस्य हैं। और उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है, उत्तर प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है वो है 912। उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो कितना है? 912 है। और पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? वो है 829। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 829 है। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 829 है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में अति महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, आपको उपलब्ध कराया है और इससे संबंधित और फैक्ट जो होंगे आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इसे नोट करिएगा अपनी कॉपी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? CBDT के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए? CBDT के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो CBDT के नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है रवि अग्रवाल को। CBDT के नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है रवि अग्रवाल को। CBDT का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? रवि अग्रवाल को। किसे नियुक्त किया गया है? रवि अग्रवाल को। दोस्तों, ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि CBDT की स्थापना कब हुई थी? CBDT की स्थापना हुई थी 1963 में। कब हुई थी? 1963 में। CBDT की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। 1963 में स्थापित CBDT जो है भारत में प्रत्यक्ष कर प्रणाली, प्रत्यक्ष कर व्यवस्था जो है, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स जो इकट्ठा होता है, कलेक्शन होता है, उससे संबंधित जो सूचनाओं का संग्रह है, डेटा का एनालिसिस है, डेटा का संग्रहण है, वो कौन करता है? CBDT करता है। कौन करता है? CBDT करता है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ये 1963 में स्थापित हुआ था। 1963 में स्थापित हुआ था। ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि CBDT की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। और जो प्रत्यक्ष कर था अभी चल रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर बोर्ड भी था। अप्रत्यक्ष कर बोर्ड 2017 से खत्म हो गया। GST जो है, GST जो जब से लागू हो गया है 1 जुलाई 2017 से, तब से ये प्रावधान जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, जो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, उसके जो कार्य संबंधियां बदल गए हैं, कार्य बदल गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? SBI के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है। SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है और इसका चेयरमैन किसे बनाया गया है? चल्ला श्री निवासुलु शेट्टी। किसे बनाया गया है? चल्ला श्री निवासुलु शेट्टी को क्या किया गया? SBI का नया चेयरमैन बनाया गया है। SBI का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? चल्ला श्री निवासुलु शेट्टी को बनाया गया है। शेट्टी को बनाया गया है। और ये हम लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ये अदर एग्जाम के लिए, RO के लिए हो सकता है, बट SBI से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको हम अवगत कराते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण होगा। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1955 को। कब किया गया? 1 जुलाई 1955 को 1 जुलाई 1955 को किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इससे पहले 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इससे पहले 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इससे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ कोलकाता जो स्थापित हुआ था 19वीं शताब्दी में, 1807 में, 1843 में, 1840 में, यानी 1840 में स्थापित हुआ था बैंक ऑफ बॉम्बे, 1840 में स्थापित हुआ था बैंक ऑफ बॉम्बे, 1807 में स्थापित हुआ था बैंक ऑफ बंगाल और 1843 में हुआ था बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक साथ एकीकरण किया गया और 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1955 को राष्ट्रीयकृत किया गया और इसे नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये आरबीआई के महत्वपूर्ण निर्देशन में काम करती है। भारत में करेंसी को जो छापने का कार्य है वो एसबीआई करती है, लेकिन करेंसी के वितरण से संबंधित जो चेक पोस्ट होते हैं वो कहीं न कहीं एसबीआई के नियंत्रण में ही होते हैं। एसबीआई उस पर अधिकतर, क्योंकि एसबीआई की शाखाएं भारत के अधिकांश भागों में है, इसलिए एसबीआई को उसके वितरण से संबंधित कार्य से संलग्न भी किया गया है। एसबीआई 1955 में राष्ट्रीयकृत होता है और फिर 1 अप्रैल 2017 को 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई के अलग अलग ब्रांचेस को एकीकृत किया गया, जिसमें था एसबीआई हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, पटियाला, जयपुर और हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, जयपुर, बीकानेर, साथ में इंदौर। जो पहले स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के नाम से जाने जाते थे, उन सबको 1 अप्रैल 2017 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही क्या किया गया? मर्ज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया, एकीकृत कर दिया गया। और अब ये सारे मिलकर क्या हो गए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में कार्य कर रहे हैं। और इससे साथ में बीएमबी, भारतीय महिला बैंक, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। भारतीय महिला बैंक जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में 1000 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ, उसे भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही मर्ज कर दिया गया। और ये भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया। भारत का राष्ट्रीयकृत बैंक है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या वर्तमान में 13 है। वर्तमान में कितनी है? 13 है। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 13 है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। तो एसबीआई के बारे में बता दिया, महत्वपूर्ण तथ्य। और फिर आज जो 1 जुलाई है, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 जुलाई 1955 को क्या क्या हुआ था? थोड़ा सा 1 जुलाई 1955 के महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लीजिए। 1 जुलाई 1955 के महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लीजिए। 1 जुलाई 1955 को ही परमाणु अप्रसार संधि, 1 जुलाई को कौन से महत्वपूर्ण हुए थे? 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 जुलाई 1955 को क्या हुआ था? एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है। फिर 1 जुलाई 1968 को परमाणु अप्रसार संधि, कौन सी संधि? परमाणु अप्रसार संधि लागू हुई। कब लागू हुई? 1 जुलाई 1968 को। कब लागू हुई? 1 जुलाई 1968 को। 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट भंग कर दिया गया। वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी? 14 मई 1955 को। 14 मई 1955 को वार्सा पैक्ट स्थापित हुआ था। वार्सा कहाँ पे है? वार्सा पोलैंड की राजधानी वार्सा है। वार्सा पैक्ट का जो मुख्यालय है कहाँ था? वार्सा पैक्ट का मुख्यालय मॉस्को में है। कहाँ था? मुख्यालय कहाँ था? मॉस्को में था। कहाँ था? मुख्यालय मॉस्को में था। ठीक है।
वार्सा कहाँ पे था? पोलैंड में है और मुख्यालय इसका कहाँ था? मॉस्को में है। ये रूस के नेतृत्व में नाटो के प्रत्युत्तर में तैयार किया गया संगठन था। वार्सा नाटो के प्रत्युत्तर में रूस के नेतृत्व में तैयार किया गया संगठन था, जो सैन्य संगठन था नाटो। नाटो NATO नाटो, जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। नाटो के प्रत्युत्तर में वार्सा पैक्ट आया था। वार्सा पैक्ट नाटो, ठीक है। नाटो आज भी कार्यरत है। नाटो आज भी कार्यरत है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। हाल ही में इसके नए महासचिव कौन बनाए गए? मार्क रूटे बनाए गए। कौन बनाए गए? मार्क रूटे बनाए गए। ये नीदरलैंड के नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। किसके प्रधानमंत्री है? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री है। नाटो में वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 32 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 32 सदस्य हैं। कुल कितने सदस्य हैं? 32 सदस्य हैं। नाटो में कुल कितने सदस्य हैं? 32 सदस्य हैं। इन 32 सदस्यों का जो कार्यकाल 32 सदस्य हैं, जो अभी हाल ही में 31वां और 32वां सदस्य बना है, वो कौन बना है? 31वें सदस्य के रूप में फिनलैंड शामिल हुआ है। फिनलैंड जिसकी राजधानी है हेलेंसिकी। 32वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है स्वीडन। स्वीडन जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम। 32वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? स्वीडन जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम। और 31वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? फिनलैंड जिसकी राजधानी क्या है? हेलेंसिकी। जिसकी राजधानी क्या है? हेलेंसिकी है। यानी नाटो ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। नाटो के प्रत्युत्तर में वार्सा पैक्ट हुआ था 14 मई 1955 को। नाटो 4 अप्रैल 1949 को बना था। और जब वो सोवियत संघ यानी USSR का 1991 में विघटन हो गया, तो उसी के साथ वार्सा पैक्ट भी विघटित हो गया और 1 जुलाई 1955 से वार्सा पैक्ट भी क्या किया गया? विघटित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। और 1 जुलाई 2017 को सबसे महत्वपूर्ण चीज भारत के लिए है। 1 जुलाई 2017 से भारत में GST लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? GST लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर राज्य में 7 जुलाई को लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर राज्य में कब लागू हुआ था? 7 जुलाई को लागू हुआ था। 7 जुलाई को लागू हुआ था। 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है। अगले प्रश्न में हम देखेंगे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है। 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। तो दोस्तों, इन महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करिएगा, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे 3 आपराधिक कानून हैं। तीनों आपराधिक कानून जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं, उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? तीनों राष्ट्रपति कानूनों को, तीनों जो आपराधिक कानून है, उसको राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? तो उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? वो प्राप्त हुई थी 25 दिसंबर 2023 को। राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? 25 दिसंबर 2023 को। कब प्राप्त हुई थी? 25 दिसंबर 2023 को। इससे पहले यह 21 दिसंबर को संसद से अनुमति प्राप्त कर चुका था। 21 दिसंबर 2023 को संसद से अनुमति प्राप्त किया था। ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के अधिनियम नहीं बन सकता है, अधिनियम का रूप धारण नहीं कर सकता है। इसलिए संसद से पारित विधेयक, तीनों आपराधिक कानून जो 21 दिसंबर 2023 को पारित हो गए, पारित अधिनियम कानूनों को, पारित विधेयकों को राष्ट्रपति ने 25 दिसंबर 2023 को मंजूरी प्रदान की। 25 दिसंबर 2023 को मंजूरी प्रदान की। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। और फिर तीनों आपराधिक कानून लागू कब से हो रहे हैं? 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। कब से लागू हो रहे हैं? 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। और तीन आपराधिक कानूनों का क्या नाम होगा? तो पहले का नाम है BNS 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 यह स्थान लेगा IPC 1860 का। IPC 1860 का स्थान लेगा। किसका स्थान लेगा? IPC 1860 का स्थान लेगा भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता 1860 का स्थान लेगा। और भारतीय न्याय संहिता में कुल 356 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 356 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? भारतीय न्याय संहिता में 356 धाराएं। भारतीय न्याय संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? 356 धाराएं हैं। भारतीय न्याय संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? 356 धाराएं हैं। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। यह स्थान लेगा CRPC 1973 का। CRPC 1973 का स्थान लेगा कौन? CRPC 1973 का स्थान लेगा। CRPC 1973 का स्थान लेगा कौन?
सीआरपीसी 1973 का स्थान लेगा, सीआरपीसी 1973 का स्थान लेगा कौन? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सीआरपीसी का स्थान लेगा, सीआरपीसी का स्थान लेगा, सीआरपीसी का स्थान लेगा। ठीक है दोस्तों, सीआरपीसी का स्थान लेगा, सीआरपीसी का स्थान लेगा, सीआरपीसी। उसके बाद सीआरपीसी के बाद जो अगला है, इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा में कितनी धाराएं हैं? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संविधान में कुल 533 धाराएं। कुल कितनी धाराएं हैं? 533 धाराएं। कितनी धाराएं हैं? 533 धाराएं। कुल कितनी धाराएं हैं? 533 धाराएं हैं। कुल कितनी धाराएं हैं? 533 धाराएं हैं। और फिर अगला जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान लेगा। किसका स्थान लेगा? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान लेगा। किसका स्थान लेगा? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान लेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल 170 धाराएं हैं। कुल कितनी धाराएं हैं? 170 धाराएं हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? 170 धाराएं हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? 170 धाराएं हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? 170 धाराएं हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? 170 धाराएं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 170 धाराएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है कि अफगानिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बैठक में भारत भी शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है? भारत भी शामिल हुआ है। अफगानिस्तान को लेके हाल ही में अफगानिस्तान को लेके संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो हुआ है कतर की राजधानी दोहा में। कहाँ हुआ है? कतर की राजधानी दोहा में। कहाँ हुआ है? दोहा, कतर में। कहाँ हुआ है? दोहा, कतर की राजधानी। कहाँ हुआ है? कतर की राजधानी दोहा में। इसमें कुल 25 सदस्य थे, 25 देशों ने भाग लिया। 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 और इस 25 देशों ने भाग लिया जिसमें भारत भी शामिल था। जिसमें भारत भी शामिल था। भारत का कहना है कि यह तालिबान को मान्यता देना नहीं है। इस बैठक में भाग लेने का उद्देश्य तालिबान को मान्यता देना नहीं है, जबकि उद्देश्य यह है कि वहाँ के मानवाधिकार संगठन के साथ मिलकर अफगानिस्तान के नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास किए जाएं। अफगानिस्तान के नागरिकों की मानवाधिकारों की रक्षा के लिए क्या किए जाएं? प्रयास किए जाएं। यहाँ दोस्तों, अफगानिस्तान जिसकी राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान जिसकी राजधानी क्या है? काबुल है। आपको पता है अफगानिस्तान में वर्तमान में किसकी सरकार है? तालिबान की सरकार है। किसकी सरकार है? तालिबान की सरकार है। फिर 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम क्या थी? 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम क्या थी? 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम थी हीलिंग हैंड केयरिंग हार्ट्स। हीलिंग हैंड, हीलिंग हैंड्स, हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। हीलिंग हैंड केयरिंग हार्ट्स, हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स थीम के साथ 2024 में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया। 2024 में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाया गया, ये किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री की याद में, विधान चंद्र राय जी की याद में, विधान चंद्र राय जी की याद में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस को मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस? 1 जुलाई को मनाया जाता है। जबकि 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। कब मनाया जाता है? 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। रक्तदान दिवस को मनाया जाता है 14 जून को मनाया जाता है। 14 जून को मनाया जाता है रक्तदान दिवस। 21 जून को मनाया जाता है योगा डे। 21 जून को मनाया जाता है योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। और 23 जून को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित शांति सैनिकों से संबंधित दिवस। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन सा देश है? जी हाँ दोस्तों, ये तो सबको पता होगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड विश्व कप 2024 का विजेता कौन है? भारत है। कौन है? भारत है। जी हाँ दोस्तों, भारत है। और भारत है और उप विजेता कौन है? दक्षिण अफ्रीका है। कौन है? दक्षिण अफ्रीका उप विजेता है। दक्षिण अफ्रीका कौन है? उप विजेता है। जो T20 वर्ल्ड का है आयोजन है, इसका मेजबान देश कौन था? मेजबान था यूएसए और वेस्ट इंडीज। यूएसए और वेस्ट इंडीज।
यूएसए और वेस्ट इंडीज था। मेजबान देश कौन था? यूएसए और वेस्ट इंडीज था। आईसीसी टी20 विश्व कप का जो मुख्य रूप से जिसे बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर, मुख्य रूप से ब्रांड एम्बेसडर को कैसे बनाया गया था? ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? क्रिस गेल थे, उसेन बोल्ट थे, युवराज सिंह थे। कौन थे? युवराज सिंह थे। साथ में शाहिद अफरीदी थे। कौन थे? शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के, ठीक है, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर थे क्रिस गेल, उसेन बोल्ट, युवराज सिंह, शाहिद अफरीदी, ठीक है। जो फाइनल मैच हुआ कहाँ हुआ? तो किंगस्टन ओवल में हुआ। कहाँ हुआ? किंगस्टन ओवल, बारबाडोस में। कहाँ हुआ? किंगस्टन ओवल के बारबाडोस में हुआ। कहाँ हुआ? बारबाडोस में हुआ। कहाँ हुआ? बारबाडोस में हुआ। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे जसप्रीत बुमराह। कौन रहे? जसप्रीत बुमराह। कौन रहे? जसप्रीत बुमराह। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? विराट कोहली रहे। कौन रहे? प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली रहे, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि आपने विश्व कप देखा ही होगा, विश्व कप देखा तो उसमें आपने देखा होगा किस तरह से लड़ने पे सफलता प्राप्त हुई, किस तरह से अड़ने पे सफलता प्राप्त हुई, किस तरह से एकीकृत प्रयास से सफलता प्राप्त हुई है, किस तरह से एक उचित दिशा में लक्ष्य बनाकर प्रयास करने से सफलता प्राप्त हुई है। यह जीत एक भारतीय टीम की जीत नहीं है, पूरे भारतवर्ष की जीत है। ये 150 करोड़ लोगों की उम्मीदों की जीत है। इसे कई सारे लोगों को मोटिवेशन मिला होगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ साथ रविंद्र जडेजा ने भी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से टी20 क्रिकेट मैच से संन्यास की घोषणा भी कर दी है इस विजय के बाद से। और साथ में आपने देखा ही होगा ये टी20 विश्व कप भारत के लिए कितना ही महत्वपूर्ण था। जैसा कि वर्ष 2023 में जब भारत ऑस्ट्रेलिया से मेंस वर्ल्ड कप जो 50 वनडे वर्ल्ड कप जो हारा था, उसके बाद भारत के हर एक बच्चे की आंखों में आंसू देखे गए थे। हर व्यक्ति के, भारत के 150 करोड़ लोगों के आंखों में आंसू देखे गए थे। 150 करोड़ लोगों का जो हुजूम था, जो संवेदनाएं थी, जो वेदनाएं थी, वो भारतीय टीम के साथ जुड़ गई थी। और उस पल को भूलते हुए भारतीय टीम ने एक बार फिर से जून 2024 में भारतीय 150 करोड़ भारतीयों को गर्व से झूमने का मौका प्रदान किया, गर्व से कहने का मौका प्रदान किया कि हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। और दोस्तों, हमें भी यही कुछ करना होगा, हमें भी कुछ करना होगा, यानी हमें भी लड़ना होगा, अड़ना होगा। बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का थीम है निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। थीम क्या है? निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। थीम क्या है? निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। थीम क्या है? निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 29 जून को पीसी महालनोबिस यानी भारत के प्रसिद्ध सांख्यिकीविद का जन्म हुआ था। पीसी महालनोबिस का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? पीसी महालनोबिस का जन्म हुआ था 29 जून को। और उनकी जन्म दिवस की याद में क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। और इस वर्ष की थीम थी निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। पीसी महालनोबिस आपको पता ही है, हैमर-डोमल मॉडल भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, हैमर-डोमल मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रशांत चंद्र यानी पीसी महालनोबिस के निर्देशन में ही तैयार की गई थी। पीसी महालनोबिस के निर्देशन में ही तैयार की गई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, हैमर-डोमल मॉडल के बाद यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना हैमर-डोमल मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रशांत चंद्र महालनोबिस के निर्देशन में तैयार की गई थी। प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। फिर जे सैंडी और सुषमा चक्रवर्ती के निर्देशन में तीसरी पंचवर्षीय योजना तैयार हुई थी। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था जे सैंडी और सुषमा चक्रवर्ती ने तैयार किया था। फिर अशोक और मात्रे ने चौथी और पंचवर्षीय योजना का जो
मॉडल तैयार किया था अशोक और मात्रे ने किया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है धर ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? धर ने तैयार किया था। ठीक है, धर कमेटी की सिफारिशों पर आधारित थी। धर कमेटी एसके धर की अध्यक्षता में तैयार की गई कमेटी थी। धर की कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बोर्ड ने बच्चों की शिक्षा मातृभाषा में हो विषय के परिपत्र जारी किया है? तो किसने जारी किया है? तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि मातृभाषा में शिक्षा के लिए केंद्र सरकार इस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर चुकी है। उसी का एक महत्वपूर्ण संगठन है CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1952 में। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। CBSE ने हाल ही में बच्चों की शिक्षा मातृभाषा में हो इससे संबंधित एक सर्कुलर जारी किया है। इससे संबंधित सर्कुलर जारी किया है और यह निर्देश जारी किया है कि बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में उपलब्ध कराई जाए। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, मातृभाषा में शिक्षा से संबंधित जो मुख्य प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350A में है। किसमें है? अनुच्छेद 350A में है। अनुच्छेद 350A में है। साथ में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी मातृभाषा में शिक्षा को महत्व प्रदान की गई है। मातृभाषा में शिक्षा को महत्व प्रदान किया गया है। फिर नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2022 जारी किया गया। उसमें भी मातृभाषा में शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया गया है। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन RTE 2009 जो कि 86वें संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 86वें संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था राइट टू एजुकेशन, जिसमें मूल अधिकारों में एक अधिनियम जोड़ा गया 21 को, मूल अधिकारों में एक अधिनियम जोड़ा गया 21 को। साथ में ही 11वां यानी भाग 4 क में 11वां अनुच्छेद जोड़ा गया। भाग 4 क में 11वां अनुच्छेद जोड़ा गया जो कि संबंधित था किससे? शिक्षा से संबंधित था। भाग 4 क यानी भारत जो मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है। मौलिक कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिए गए? तो रूस से लिया गया। 1976 में शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्यों को। आगम में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन जो 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भाग 4 क में एक 11वां अनुच्छेद जोड़ा गया। एक 11वां अनुच्छेद जोड़ा गया जिसे हम जानते हैं 51 ट के रूप में। किसके रूप में जानते हैं? 51 ट के रूप में जानते हैं। ठीक है, ठीक है। तो 11वां अनुच्छेद जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और 86वें संविधान संशोधन को 1 अप्रैल 2009 से लागू किया गया है। तो RTE एक्ट 2009 में भी 2009 की धारा 29 में सेक्शन 29 में मातृभाषा में शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। मातृभाषा में शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मातृभाषा में शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व सैनिकों के कल्याण से संबंधित किस अभियान की शुरुआत पश्चिम बंगाल से की गई है? इस अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? पश्चिम बंगाल से की गई है और इस अभियान का नाम है समाधान अभियान। किसका नाम है? इस अभियान का नाम है पूर्व सैनिकों से संबंधित अभियान का नाम है समाधान अभियान। क्या नाम है? समाधान अभियान। समाधान अभियान का उद्देश्य क्या है? समाधान अभियान का उद्देश्य है कि पूर्व सैनिकों के कल्याण से संबंधित, पूर्व सैनिकों के पेंशन से संबंधित, पूर्व सैनिकों के वेतन भत्तों से संबंधित जो विसंगतियां हैं इन्हें दूर किया जाए, इन्हें एक साथ एकीकृत करते हुए समाधान किया जाए, उनका समाधान किया जाए। पूर्व सैनिकों को होने वाली किसी भी परेशानी से बचाया जा सके, पूर्व सैनिकों को होने वाली किसी भी परेशानी से बचाया जा सके। तो दोस्तों, समाधान अभियान की शुरुआत पूर्व सैनिकों के कल्याण से संबंधित है और ये पश्चिम बंगाल से शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? लॉन्च किया गया था पश्चिम बंगाल से लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? पश्चिम बंगाल से लॉन्च किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कल एक बार फिर से नई वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद वंस अगेन।